पापा, अगर आप भाई को पूरी प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। मेरा घर भी ठीक से चलता नहीं है, मेरा भी काम रुकता है। छोटी को चाहिए कि नहीं चाहिए इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे तो चाहिए। और ऐसे भी सरकार ने ही तो कहा है ना कि लड़की और लड़के दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, तो मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। बेटी की बेशर्मी वाली बातें सुन मुकेश जी हैरान हो गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए मीता उनसे इस तरह बदतमीजी से बातें करेगी। मुकेश जी की दो बेटी और एक बेटा था। बड़ी बेटी मीता, छोटी बेटी रीता, दोनों बहनों से छोटा कार्तिक। दोनों ही बेटियों की शादी में मुकेश जी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छा खासा दान दहेज के साथ सुख सुविधा की हर चीज देकर अपनी बेटियों की विदाई किए थे। दोनों बेटियों की शादी के बाद मुकेश जी कार्तिक की भी शादी कर दिए। सब कुछ बहुत ही आराम से निकल रहा था। समय के साथ साथ मुकेश जी की भी उम्र हो गई थी। उन्होंने सोचा कि अब अपना सब कुछ बेटे के हवाले करके पत्नी के साथ बची हुई जिंदगी अपने हिसाब से घूम फिर कर तीर्थ यात्राओं पर जाकर बिता देंगे। यही सोचकर एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने अपने मन की बात अपने दोनों बेटियों कार्तिक और अपनी पत्नी से भी बोल दिए। किसी को भी उनके फैसले पर कोई भी ऐतराज नहीं था। लेकिन अचानक से ही 2 दिन बाद ही मीता का फोन आता है और वो भी पापा से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगती है। बेटी की बातें सुन मुकेश जी हैरान हो गए थे। पहले तो उन्हें लगा कि बेटी शायद मजाक कर रही है। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हें मैं ही मिला हूँ इस उम्र में मजाक करने के लिए? नहीं पापा, इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस होकर बोल रही हूँ। पापा मुझे भी तो हिस्सा चाहिए ना, आखिर ये नियम भी तो सरकार ने ही लगाया है ना। जैसे कार्तिक आपका बेटा है वैसे भी मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, तो हिस्सा मेरा भी तो बनता ही है ना। अब मुकेश जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा ये तू कैसी बातें कर रही है? तुम्हें हिस्सा चाहिए? तुम्हें किस चीज की कमी है जो मायके में हिस्सा मांग रही हो? और बेटा वैसे भी मुझे तुम्हारा हिस्सा देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम ये सोचो कि अगल बगल के लोग, ये समाज तुम्हें क्या कहेंगे? ना कोई दुख है, ना तकलीफ है, ना परेशानी है। अच्छे खासे परिवार से खाते पीते घर से हो, इसके बावजूद भी तुम हिस्सा मांग रही हो। तुम अपने भाई की पाटीदार बनकर रहोगी, मायके में आकर बस जाओगी। पापा मुझे तो बस मेरा हिस्सा चाहिए। ठीक है बेटा, तू ले ले अपना हिस्सा, मैंने कहा मना किया है। लेकिन एक बात सोच लेना कि अपना हिस्सा लेने के बाद तेरा मायका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब तक हम हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हमारे बाद तेरे भैया भाभी का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरी भाभी तुझे कभी भी मायके भी बुलाएगी। वो तो वैसे भी नहीं बुलाएगी पापा, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? भाभियाँ तो सबकी होती ही ऐसी है। वैसे भी आप लोगों के बाद मुझे किसी से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मीता इतना टेढ़ा, इतना सीधा और इतना सख्त लहजे में बातें कर रही थी कि मुकेश जी ने उससे ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं समझा। उन्हें पता था कि उनकी बेटी भटक गई है, या तो उसके ससुराल से ही किसी ने उसे चढ़ाया है, या तो दामाद जी या फिर उनकी माँ जरूर ही मीता के कान भरे होंगे। नहीं तो मीता इतनी भी बेशर्म नहीं थी जितना जाकर वो वहां पर ससुराल वाली और पति वाली बन गई है। उसे बस अपने पति के दुख सुख से ही मतलब रह गया था। उसे लगता है कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। जब भी उसके मन में आता छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी वो मुकेश जी से पैसे मांगने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। वो साफ साफ कहती थी, पापा आपके पास पैसे की कमी थोड़ी है। आखिरकार बेटी के जिद के आगे मुकेश जी हार गए। जब बेटी को समझाने का कोई दूसरा तरीका ही ढूंढना पड़ेगा, सोचते हुए उन्होंने अगले दिन ही मीता को फोन करके कहा, मीता तुम्हें हिस्सा चाहिए ना, तो तुम अपनी छोटी बहन को भी फोन करके बोल दो, वो भी आ जाए अपने पति के साथ, और तुम भी अपने पति के साथ आ जाओ। मैं कल वकील को बुलाता हूँ, वहीं पर मैं तुम दोनों का बराबर बराबर का हिस्सा कर दूंगा। मीता सच में अगले दिन ही अपने पति को लेकर आ जाती है। बड़ी खुश दिखाई दे रही थी मीता। दोपहर होते होते रीता भी आ जाती है। आते ही वो अपनी माँ और पापा से कहती है, क्या बात है पापा? दीदी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि आपने बुलाया है, कुछ बात है क्या? हाँ बेटा बात है, अभी सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर में ही वकील भी आ जाता है
अब हॉल में वकील के साथ मुकेश जी, सरला जी, मीता, मीता के पति रीता, रीता के भी पति कार्तिक अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। करीब 10 से 12 लोग हॉल में थे, लेकिन सन्नाटा ऐसा था कि लग ही नहीं रहा था कि इस हॉल में कोई भी है। सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। रीता वकील को देखकर कुछ हैरान भी लग रही थी। अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सबके चेहरे को गौर से देखने के बाद आखिरकार मुकेश जी ने रीता से कहा, रीता, मैं जानता हूँ कि तुम सोच रही हो कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैं बता दूं तुम्हें कि मैं अपनी वसीयत कार्तिक के नाम करने जा रहा था, लेकिन मीता को भी इस पूरी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। अगर तुम्हें भी अपना हिस्सा चाहिए तो वकील सामने बैठा है, तुम लोग बातें कर लो, फिर मैं तीनों के नाम ही बराबर बराबर प्रॉपर्टी कर देता हूँ। इतना सुनते ही रीता हैरान हो गई। क्या मीता दीदी हिस्सा मांग रही है? वो हैरानी से मीता की ओर देखती है। मीता नजरें नीचे कर लेती है। दीदी, ये क्या कह रही हो आप? हिस्सा मांग रही हो? आपने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, तो तू भी ले लेना छोटी, तुझे किसने मना किया है? बोला तो है पापा ने कि तीनों को ही बराबर बराबर मिल जाएगा। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए पापा, मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे मेरा मायका चाहिए। अगर मैं यहाँ पर हिस्सा ले लूंगी तो मैं अपने भाई की दुश्मन बन जाऊंगी, उसके बगल में आकर बस जाऊंगी, या फिर वो सारी जमीन बेचकर पैसे ले लूंगी। दोनों में ही मेरी कहीं से भलाई नहीं है। पापा, मैं अपने भाई और भाभी से, और सबसे बड़ी बात है अपने मायके से, आप लोगों के दिल से दूर हो जाऊंगी। अपने जिस घर में मेरी शादी की है उस घर में मुझे कोई भी कमी नहीं है पापा। मैं अपने मायके आने की खुशी को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। पूरे 11 महीने ससुराल रहकर 1 महीने गर्मी की छुट्टियों में जो मायके आने की खुशी होती है, मैं उसको खत्म नहीं करना चाहती। पापा, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए पापा, मुझे मेरा मायका चाहिए। छोटी बेटी की सबसे समझदार बातें सुनकर मुकेश जी की आंखों में आंसू आ गए। गर्व हो रहा था उन्हें अपनी बेटी के ऊपर। मुकेश जी ने मीता की ओर देखा। मीता नजरें नीचे किए इधर उधर देखे जा रही थी, जैसे वो रीता की बात सुनना ही नहीं चाहती थी। मुकेश जी को लगा शायद बेटी समझ जाएगी, लेकिन मीता बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। आखिरकार जब उसे इस माहौल में रहा नहीं गया, अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी, तो उसने कहा, पापा थोड़ा जल्दी करिए ना, इनको कहीं काम से जाना है। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। वकील साहब, आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर दीजिए और उसमें से एक हिस्सा मेरी बड़ी बेटी मीता के नाम कर दीजिए। रुकिए अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? दरवाजे से आवाज आई। सब पलटकर दरवाजे की ओर देखते हैं तो वहां मीता की ननद अपने पति के साथ खड़ी थी। मीता अपने ननद को ऐसे अपने मायके में अचानक देख हैरान हो जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ हो? मेरे मायके में अचानक से कैसे? क्या हो गया? क्यों भाभी, आपके मायके में मैं नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, आप पहली बार मेरे मायके आई हो। हाँ, मैं इधर से गुजर रही थी तो सुना कि आप लोग भी यहीं पर हो, इसलिए मिलने चली आई। और वैसे भी मुझे आप लोगों से एक काम था, मैंने सोचा वकील भी है, सब लोग हैं, इसी बहाने बात भी कर लेंगे। कैसी बात दीदी? अरे वही बात जो आप आज यहाँ कर रही हो। भाई, वही काम तो मुझे भी कल करना पड़ेगा ना। जैसे आप यहाँ का हिस्सा ले रही हो, मुझे भी तो अपना हिस्सा चाहिए। मैंने सोचा लगे हाथ मैं भी अपना हिस्सा ले ही लूँ। आप यहाँ का लेकर चलो, फिर घर चलते हैं। मैंने भी अपने वकील को बोला है, आधे घंटे बाद वो भी घर पहुँचने ही वाला है। और वैसे भी मैंने तो दीदी को भी बोल दिया है, वो भी तो हिस्सा लेगी ना। उन्होंने भी बोला है उनको भी हिस्सा चाहिए, वो भी तो घर बस पहुँचने ही वाली है। आप जल्दी से यहाँ का काम खत्म करिए, हमें घर भी चलना है। अपने ननद के मुंह से ऐसी बातें सुन मीता हैरान हो जाती है। क्या हिस्सा? हाँ भाभी, हिस्सा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी तो ले रही हो ना। आप अकेले ले रही हो, लेकिन हम दोनों बहनें ही लेंगे। अब मीता की बोलती ही बंद हो गई थी। उसे तो अपना घर लूटते नजर आने लगा। लेकिन दीदी, माँ बाबूजी ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही है। फिर आप? भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? किसी के माँ बाबूजी नहीं कहते हैं। आपके पापा ने कहा क्या?
जबरदस्ती आप ले रहे हो ना, तो हम भी लेंगे। भाई नियम तो सरकार ने सबके लिए बनाए हैं। जैसे आप यहाँ की बेटी हो, आपका भी हक है, वैसे ही मैं भी तो वहाँ की बेटी हूँ, मेरा भी हक है, तो मुझे तो मेरा हक चाहिए। अब ये अलग बात है कि मैं उसे बेचूंगी या वहाँ पर रहूंगी, ये मेरे ऊपर डिसाइड करता है। फिलहाल आप जल्दी से यहाँ का काम खत्म करिए, मेरा वकील आने वाला होगा। और दीदी भी, मीता एकदम से परेशान हो गई। वो बार बार अपने पति को देख रही है। मतलब हम यहाँ के एक छोटा टुकड़ा लेंगे नहीं, वहाँ हमें डबल टुकड़ा देना भी पड़ेगा। मीता की लगभग बोलती ही बंद हो गई थी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहे तो क्या कहे और करे तो क्या करे। उसने एक बार फिर से कहा, दीदी, माँ जी को आपकी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। भाभी, कैसी बातें कर रहे हो आप? जब आपके माँ पापा को अच्छी लग रही है तो मेरे माँ पापा को भी अच्छी लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? सबको अच्छी लगेगी। आप ये सब मत सोचिए, चुपचाप मेरे साथ चलिए। अब मीता और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने सोचा कि अगर ये दोनों बहनें ही बराबर का हिस्सा ले लेगी तो फिर मेरे पास ससुराल में बचेगा ही क्या। ससुराल के बंटवारे को सोच कांप कर रह गई थी मीता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब खुद के ऊपर सोच कर देखा तो उसे अपने भैया भाभी की तकलीफ समझ में आ गई, अपने बाप माँ की तकलीफ समझ में आ गई। वो रोते हुए अपने पापा से बोली, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गई थी, मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे भी रीता की तरह मेरा मायका चाहिए, मेरे माँ बाप, मेरे भाई भाभी चाहिए। मैं मायके का सुख खत्म नहीं करना चाहती। सच में मुझे एहसास हो गया कि जब बेटियां जबरदस्ती हिस्सा लेने लगती है तो दिल पर क्या गुजरती है, कितनी तकलीफ होती है। अभी तक तो जो तकलीफ आप लोगों को हो रही थी वही तकलीफ इस समय मुझे हो रही है। ये सोचकर कि जब मेरी दोनों ननद बराबर हिस्सा ले लेगी तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। बेटी को गलती का एहसास हो गया था, वो माफी मांग रही थी। ये देख मुकेश जी की आंखों में आंसू आ गए। आगे बढ़कर उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और बोले, मुझे पता था बेटा, तू इतनी भी गलत नहीं है। जरूर तुझे किसी ने चढ़ाया होगा या तुम भटक गई होगी, नहीं तो मेरी परवरिश इतनी गंदी नहीं थी। मीता अपने पापा के गले लगकर रो पड़ी थी। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी ननद से कहती है, चलिए दीदी, आपको लेट हो रहा है ना? हाँ भाभी, लेट तो हो रहा है, लेकिन मुझे मायके नहीं अपना घर जाना है। हैरान होकर पूछा मीता ने। घर? लेकिन आपके वकील और बड़ी दीदी? कैसे वकील भाभी? अरे ये सब तो मेरा नाटक था। मुझे आपके पापा ने फोन करके सब कुछ बताया था और मुझे ये भी पता है कि मेरी माँ और मेरा भैया, इन दोनों में से जरूर किसी न किसी ने आपके कान भरे होंगे। इसलिए तो अंकल जी की बात सुन में तुरंत यहाँ आने के लिए तैयार हो गई थी। भाभी, मायके से बड़ा सुख दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी हिस्सा नहीं दे सकता। जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए आप इतने बड़े सुख को त्यागने चली थी। भाभी, पूरे साल तो हम लड़कियां गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करते हैं ताकि हम अपने मायके जा सके। एक महीना ही हम अपने मायके में अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, वहाँ का सुख ले लेते हैं, वहाँ की राजकुमारियां बन जाते हैं। कितनी सेवा होती है, कितनी आवभगत होती है हमारी। वो सब सुख कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए आप खत्म करने चली थी। ननद की बातें सुन मीता रोने लगती है। मैं भटक गई थी दीदी, सच में मैं भटक गई थी। आज आपने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। आज तो मैं अपना मायका खोते खोते बची हूँ। अब मैं किसी की भी बहकावे में नहीं आने वाली हूँ। अब मैं कभी भी अपने मायके में अपने हिस्से के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगी। मेरे हिस्से मेरे माँ बाप भाई भाभी है, वो मेरे लिए काफ़ी है। देखते ही देखते पूरा माहौल ही बदल जाता है। सबकी आंखों में आंसू थे। मुकेश जी को इस बात की खुशी थी कि कम से कम समय रहते उनकी बेटी को समझ तो आ गई, उसका मायका तो बच गया। दोस्तों, अगर बेटी मजबूरी में है, उसका कोई सहारा नहीं है, तब तो मायके में हिस्सा लेना समझ में आता है। लेकिन चारों ओर से संपन्न बेटी अगर मायके में हिस्सा ले तो कैसा लगता है? दोस्तों, मुकेश जी का फैसला आप लोगों को कैसे लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।